हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 15 जुलाई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन continues to cool as food prices क्रूड रेट डिप। तो इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है कि जो इन्फ्लेशन है, जून 2025 में अपने रिकॉर्ड 77th मंथ लो पे पहुंच गई है। यानी कि जो इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में है ना 7 मंथ पहले हुआ करती थी, लगभग अगर लगाएं तो लगभग 6-7 साल पहले जो इन्फ्लेशन हुआ करती थी, है ना, वो रेट पर पहुंच गई है। और ये कितना हो गया है? घटकर 2.1%, है ना। तो ऑफकोर्स जब इन्फ्लेशन घटता है तो ओवरऑल लोगों को फायदा ही फायदा होता है। बिकॉज इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन क्या है कि एकदम से प्राइस बढ़ जाना, है ना। अब किसी चीज के लिए ज्यादा प्राइस पे करना, है ना, मतलब ओबियसली इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो जब कभी भी इन्फ्लेशन कम होता है तो बट ओबियस सी बात है, प्राइसेस कम होते हैं तो सिटीजन्स को फायदा ही होता है। ठीक है, अभी पिछले कुछ सालों से, है ना, पिछले 2-3 सालों से इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, क्या क्या फैक्टर्स के पीछे काम करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, इन्फ्लेशन जब किसी कंट्री में बढ़ता है तो उसके पीछे कोई एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्फ्लेशन के लिए, है ना। मान लो सपोज हमारे इंडिया में, है ना, फूड, क्रूड ऑयल, अदर बेसिक नेसेसिटीज, लग्जरी, है ना, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बढ़ाती हैं, है ना। अगर इनका प्राइस राइज करेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बट अगर इन सारे प्रोडक्ट की, आइटम्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल आइटम्स जो हैं वो हैं, एक तो आपका फूड एंड बेवरेजेस, सेकंड क्रूड प्राइस, क्रूड ऑयल, है ना। तो अगर फूड प्राइस बढ़ते हैं और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। भले ही लग्जरियस आइटम महंगे आते हैं बट इनका जो अमाउंट होता है ना, वो क्या होता है? कम होता है, लेस होता है। तो अब इनकी कीमतें बढ़ने या घटने से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पे, ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन तभी बढ़ता है जब दो प्रोडक्ट, है ना, खास करके आपके फूड प्रोडक्ट्स, है ना, और क्रूड ऑयल के प्राइस राइज करते हैं। तो अब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो फूड प्राइसेस हैं, है ना, उसमें क्या हुआ है? एक डिप देखने को मिला है ना। अब ये फूड आइटम्स जो हैं, इनके प्राइसेस में डिप क्यों देखने को मिला है? तो बट ओबियसली बात है कि फूड प्राइस डिप करेंगे अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो पिछले साल के कंपैरिजन में, है ना, जो इस साल जो हमारे फूड आइटम्स का प्रोडक्शन है ना, वो नो डाउट राइज हुआ है। अब जब प्रोडक्शन राइज होगा तो बट ओबियस सी बात है, क्या है? सप्लाई बढ़ गई, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाता है? नीचे जाने लगता है ना। सो दिस इज द रीजन इन्फ्लेशन के कम होने का, कि फूड आइटम्स, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से जो फूड आइटम्स हैं उनका जो प्राइस है एकदम से गिर गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। दूसरा रीजन है क्रूड ऑयल, है ना, इनका प्राइस एकदम से कम हो गया, है ना। अब हम लोगों ने प्रीवियसली भी द हिंदू में डिस्कस किया है कि इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, इजराइल और गाजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो प्राइस बढ़ सकते हैं ऑयल के, है ना। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ, है ना। जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो इंडिया के लिए स्टेबल रहे, है ना, बल्कि अब थोड़ा कमी रहे हैं, है ना। और इसका सिर्फ एक रीजन है, हम लोग परचेज करते हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल। तो रशिया के जो डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया में जो आता है ना, उसने क्रूड ऑयल का प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो फूड एंड क्रूड ऑयल,
दो मेजर फैक्टर रहे हैं इस साल का जो इन्फ्लेशन है ना, जून के मंथ में उसको कम करने में। अगर हम पिछले जून के कंपैरिजन में ट्रेंड देखें तो लास्ट ईयर जून में जो इन्फ्लेशन था वो था 5.8% का, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अक्टूबर में तो ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था 6.21। गवर्नमेंट भी पैनिक मोड में आ गई थी। अब गवर्नमेंट क्यों पैनिक मोड में आ गई थी डिस्कस करते हैं उसको भी, है ना। एंड इस ईयर जून 2025 में ये इन्फ्लेशन घट के कितना हो गया 2.1%, यानी कि बिल्कुल इंडिया और इंडियन इकोनॉमी एकदम सेफ जोन में पहुंच गई है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन को लेके जो इंडिया का परसेप्शन है वो क्या है? इन्फ्लेशन को लेके इंडिया का जो परसेप्शन है ना, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मोस्टली नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया क्या पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन को लेके एक पैनिक रहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़े, है ना। तो इंडिया में भी है ना नेगेटिव साइड ही देखी जाती है इन्फ्लेशन की। बट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट, हमारी आरबीआई, हमारी फिनांस मिनिस्ट्री, इन्फ्लेशन की कुछ पॉजिटिव साइड भी देखती है ना। एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द इंडियन इकोनॉमिस्ट, जो इन्फ्लेशन है ना वो थॉरोली बुरा नहीं होता, थॉरोली बैड नहीं होता। इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। क्या बेनिफिट होते हैं? ये मोटिवेशन देता है। किसको मोटिवेशन देता है? इंडस्ट्री को मोटिवेशन देता है, ठीक है। वर्कर्स को मोटिवेट करता है, ठीक है। कैसे मोटिवेट करता है ना। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 10 रुपीज है ना। अब 10 रुपीज में कोई पर्सन 5 सालों से किसी चीज को बेच रहा है ना, तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा कि यार प्रॉफिट और ज्यादा तो हो ही नहीं रहा है ना। 5 सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से मेरे प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, स्टेबल है ना। एंड इसी बीच में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है और उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ के 12 रुपए हो जाती है। अब क्या होगा, है ना, कॉस्ट वही लग रही है ना, जो रॉ मटेरियल वगैरह का जो प्राइस है वही है, सेम है, बट जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ गया, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो जो इंडस्ट्री का जो मालिक है, किसी भी इंडस्ट्री का जो ओनर है, वो क्या फील करेगा, मोटिवेट फील करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना। और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और ज्यादा वर्कर्स को हायर करेगा वो, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो अपने वर्कर्स को भी मोटिवेट करेगा कि हम आपको 1.5 टाइम्स ज्यादा पैसा देंगे, बट आप 8 से 9 घंटे काम कीजिए, है ना। तो वर्कर्स में भी मोटिवेशन आएगा, उन्हें भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इंडियन गवर्नमेंट, उनका मानना है कि इन्फ्लेशन थॉरोली बुरा नहीं होता है, इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी होते हैं, और ये पॉजिटिव साइड ये है। दैट इज भाई हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये डिबेट्स हुई कि कितना इन्फ्लेशन रहना चाहिए, है ना। इन्फ्लेशन तो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है ना, 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है। तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन इंडिया में रहना चाहिए जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो? तो आरबीआई ने जब ये कैलकुलेट किया तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और उन्होंने फॉर्मूला दिया 4 ± 2% का, यानी कि या तो जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसका इन्फ्लेशन रेट 2% और 6% के बीच में रहना चाहिए, 4 ± 2, यानी कि 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन और 6 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट में पैनिक क्यों क्रिएट हुआ, ये देखिए अक्टूबर में क्या हुआ है। अक्टूबर में ये इन्फ्लेशन 6.21% हो गया, जबकि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है ना, कि 6% के बीच में रहे, 2 से 6% के बीच में रहे, है ना। दैट इज भाई हमारी गवर्नमेंट पैनिक में आ गई। अब 1% जब कभी 2% से नीचे जाता है तब भी पैनिक में आ जाती है। अब जैसे लाइक अभी जून 2025 में ये इन्फ्लेशन रेट 2.1% है ना। अगर नेक्स्ट मंथ में ये इन्फ्लेशन रेट 1.9% हो जाती है ना, तो क्या होगा, गवर्नमेंट में पैनिक बढ़ जाएगा कि अब डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, अब थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इन्फ्लेशन थॉरोली बुरा नहीं मानती हमारी इंडियन गवर्नमेंट, या हमारी इंडियन जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है ना, इसको अच्छा भी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन अभी हमने काफी डिस्कस कर लिया इन्फ्लेशन के बारे में। क्या है इन्फ्लेशन? एक प्राइस राइज है।
sustained increase in general price level of goods and services in an economy over a period. ठीक है, अब जब ये बढ़ता है इसको बुरा क्यों माना जाता है ना? अब मान लो क्यों बुरा माना जाता है, किसी चीज को परचेज करने के लिए आप 10 रुपए पे कर रहे थे, नाउ उसी चीज को परचेज करने के लिए आप 12 रुपीज पे कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपके रुपए की वैल्यू घट गई, आपकी रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, रिड्यूज कर गई एकदम से। यानी कि जिस चीज को परचेज करने के लिए आपको पहले 10 रुपए पे करने पड़ते थे, आज आप उसको परचेज करने के लिए क्या पे कर रहे हो, 12 रुपीज। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर है ना कम हो गई। 10 रुपए में वो पावर नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, है ना। मान लो कोई प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपया परचेज करने की पावर रखता था, आज है ना उसको परचेज करने के लिए कितना रुपए लगाना पड़ रहा है, 12 रुपए। तो नो डाउट है ना जो परचेजिंग पावर कम हो गई है ना। एंड और क्या इंपैक्ट होते हैं इसके, रिड्यूज परचेजिंग पावर। सेकंड, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अब जब कभी इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा, ऐसा मानती है सरकार कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है ना। अब लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आता है तो सरकार चाहती है कि एक लिमिट से ज्यादा पैसा ना जाए, ताकि अब करेंसी की वैल्यू ना खत्म हो जाए। तो दैट इज वाई बैंक्स क्या करने लगती हैं, जो लोन की रेट होती हैं उनको इंक्रीज करने लगती हैं, सो दैट कि लोग कम से कम लोन लें, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा है, ऑलरेडी है ना, लोग बहुत सारा परचेज कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इंटरेस्टेड जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट होती हैं है ना, वो क्या करने लगती हैं, एकदम से इंक्रीज करने लगती हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी है ना। अब इनकम इनइक्वालिटी क्या है, कैसे आती है ये, जब इन्फ्लेशन होता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि कमाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ता है ना। अब कोई पर्सन रिच है, उसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट जो पर्सन है ना एक सैलरीड पर्सन है, लो इनकम पर्सन है ना, इसकी इनकम नहीं बढ़ी बट इसके एक्सपेंडिचर बढ़ गए। ठीक है, तो इस सैलरीड पर्सन और रिच पर्सन के बीच में जितना अंतर गैप पहले था है ना, जितना डिफरेंस पहले हुआ करता था पैसे का, अब उस डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बिकॉज है ना इसकी तो इनकम क्या है, सेम ही है, बट इसके खर्चे बढ़ गए है ना, तो ये और ज्यादा गरीब होता जाएगा और रिच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट रिजल्ट है ना, इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, खास करके जो फिक्स्ड इनकम वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि मनी की वैल्यू क्या हो गई, एकदम से डिक्रीज कर गई। 5, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है ना, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो लोग क्या करने लगते हैं है ना, इन्फ्लेशन खुद के कंट्री में जब प्राइस लेवल बढ़ने लगते हैं तो क्या करने लगते हैं, लोग बाहर के ऑप्शन तलाशने लगते हैं कि भाई इंपोर्ट करके मंगा लेते हैं, सस्ता पड़ जाएगा, तो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो इन्फ्लेशन है इसके क्या कॉजेज हैं, किसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है ना, डिमांड पुल फैक्टर से है ना, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी बढ़ेंगे। कॉस्ट पुश फैक्टर्स है, लाइक अगर मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है ना, तो रॉ मटेरियल की जब कॉस्ट बढ़ गई तो कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो प्राइस भी बढ़ाएगी, तो इसकी वजह से बढ़ता है। सप्लाई शॉक्स, मान लो कोई ब्रिज है दिल्ली और पंजाब के बीच में, पंजाब से दिल्ली में राइस आता है, अब ये ब्रिज क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। अब कोलैप्स कर गया तो ये जो ट्रक है जो बीट लेके आ रहा है दिल्ली में, वो कैसे आएगा, राजस्थान जाएगा, राजस्थान से फिर दिल्ली आएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बढ़ जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस भी इसके बढ़ाने पड़ेंगे, तो प्राइस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के बढ़ने से ओबियस सी बात है जब ज़्यादा पैसा आ जाता है लोगों के पास तो ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, तो ओबियस सी बात है क्या बढ़ जाता है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। बेज प्राइस स्पाइरल, बेज प्राइसेस की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर बेज प्राइसेस बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा है ना। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिस्कल पॉलिसी है ना, फिस्कल पॉलिसी क्या, गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्सेस को एकदम कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो क्या करने लगते हैं, ज़्यादा एक्सपेंड करने लगते हैं, ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज,
सूरजा देवी पायनियरिंग सुपरस्टार पासिस अवे एट द एज ऑफ 87। तो सूरजा देवी है ना 1938 में बॉर्न हुई और साउथ इंडस्ट्री की, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार मानी जाती हैं ये, है ना। हमने रजनीकांत के बारे में सुना होगा, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुना होगा जिन्हें लेजेंड बोला जाता है, सुपरस्टार बोला जाता है ना। बट साउथ इंडियन इंडस्ट्री में, है ना, पहली फीमेल सुपरस्टार थी, है ना, जिन्होंने उस टाइम पे इन 1969 एक मूवी के लिए कितने पैसे लिए थे, 80,000 रुपीज। और ये बहुत ज़्यादा है, उस टाइम के हिसाब से देखें तो ये कम से कम 80 करोड़ रुपए होता है, 80 करोड़ रुपए, है ना। तो बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने लिए थे। तो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी थी, है ना। इसके अलावा 200 से ज़्यादा, मोर देन 200 फिल्म इन्होंने की हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। दैट इज वाई सी इज कंसिडर्ड एज द लेजेंडरी फिल्म एक्ट्रेस। ठीक है, इनकी पहली मूवी कब आई थी, 1955 में आई थी, है ना, जिसका नाम था महाकवि कालिदासा, कन्नड़ा में आई थी ये। ठीक है, इसके अलावा इन्हें 2 बड़े अवार्ड भी मिले हुए हैं। 1969 में इन्हें मिला पद्मश्री, इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, एंड 1992 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज। डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन नर्स, सेंटर टेल्स टॉप कोर्ट। तो निमिषा प्रिया बहुत ज्यादा डिबेट में है, ये निमिषा प्रिया, ठीक है, ये यमन में फंस गई हैं और एक मर्डर केस में इनको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा दी गई है, और इनको फांसी होनी है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 जुलाई को। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, है ना, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 25 जुलाई को भी हो सकती है। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ जैसे जैसे इनकी एग्जीक्यूशन की, इनकी फांसी की डेट नजदीक आई, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। एंड क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो इस एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया मिस्टर वेंकट रमणी, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं, इसको आप बताओ कमेंट सेक्शन में। कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछे कि आप कर क्या रहे हो इन्हें बचाने के लिए, है ना, क्या आपके पास प्लान्स हैं, क्या आपने अभी तक स्टेप्स लिए, है ना। तो जो वेंकट रमनी ने जो जवाब दिए, है ना, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरीली नहीं थे, और सच बोलने की भी कोशिश की, मतलब आर वेंकट रमनी ने डायरेक्टली बोलने की कोशिश की, बट है ना, एक फॉर्मल तरीका होता है कोर्ट में बात कहने का या फिर जनता के सामने बात कहने का, सो दैट कि लोगों में पैनिक ना फैले, है ना। तो आर वेंकट रमनी ने कहा कि हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई कर रही है टू सेव निमिषा प्रिया। ठीक है, बट हम मजबूर हैं, हमारी क्या है, लिमिटेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो, यमन एक ऐसा कंट्री है जहां चल रहा है सिविल वॉर, और मल्टीपल ग्रुप मल्टीपल एरियाज को क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई एक गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेबल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि दिखने में मैप पे एक दिख रहा है कंट्री, बट कंट्री एडमिनिस्ट्रेटली एक नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट ना होने की वजह से, कोई प्रॉपर गवर्नमेंट होने की ना होने की वजह से हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कोऑर्डिनेट किससे करें। कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी नहीं बचे हैं, सब डिस्ट्रॉय कर दिए इन लोगों ने, तो हमें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम रिक्वेस्ट कहां पे करें। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है कि हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, जो भी कर रहे हैं वो हमारा बेस्ट है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट, आप जो कर रहे हो, जो बेस्ट कर रहे हो, वो बेस्ट है क्या एक्चुअली, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, आर वेंकट रमनिया, उन्होंने बताया कि देखो एक रास्ता है बचाने का, और वो रास्ता है ब्लड मनी।
तो यूनियन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये ब्लड मनी क्या होता है, उन्होंने कहा ब्लड मनी सरिया लॉ में एक क्लॉज है। सरिया लॉ है ना, मुस्लिम लॉ होता है, इस्लामिक लॉ होता है ना, उसमें क्या होता है कि मतलब इस तरह की बात करता है कि मौत के बदले मौत, है ना, डेथ ओवर डेथ, यानी कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको भी क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा, आपको भी डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो इसी सरिया लॉ का एक क्लॉज कहता है कि अगर जिस पर्सन को मारा गया है, जिस पर्सन का मर्डर किया है, उसकी फैमिली को कुछ पैसे दे दिए जाएं, है ना, और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप कोर्ट से मना कर दीजिए कि मुझे एग्जीक्यूट ना किया जाए, और ये रहे आपके पैसे, मनी। तो अगर वो फैमिली चाहे तो फांसी से बचा सकती है। तो आर वेंकट रमनी जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा कि अब यही रास्ता बचा हुआ है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, मोर एंड मोर मनी। सो जो फैमिली है ना, जो विक्टिम है, उनके अकॉर्डिंग, है ना, वो खुद ही कोर्ट में जाके मना कर दे कि एग्जीक्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यही एक रास्ता दिखाई पड़ता है। अब हुआ क्या था निमिषा प्रिया के साथ, यमन में कैसे पहुंची और कैसे उन्होंने किसी पर्सन का मर्डर कर दिया। एक नर्स है, ये नर्सिंग स्टूडेंट हुआ करती थी जिस समय ये यमन में गई थी इन 2008। उस समय सिचुएशन क्या थी वहाँ पे, नॉर्मल थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट हुआ करती थी, कोई रेबल वगैरह नहीं था, कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा था। ये 2008 में अब यमन जाती हैं एंड 2017 में इनकी मुलाकात होती है, इनकी एक यमन के पर्सन से, एक यमन का सिटीजन होता है। यमन का सिटीजन होता है, वो उन्हें प्रपोजल देता है कि देखो आप नर्स हो, आपको मेडिकल की नॉलेज है, तो लेट्स ओपन ए हॉस्पिटल इन पार्टनरशिप। ये एग्री कर जाती हैं, है ना, ये कहती हैं कि मैं कुछ इन्वेस्ट भी कर दूंगी एंड कुछ पैसे भी हैं, है ना, कुछ पैसे हैं जो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी और मेरी स्किल तो है ही हॉस्पिटल को चलाने के लिए। लेटर ऑन निमिषा प्रिया कहती हैं कि जब हॉस्पिटल खुल गया और अच्छी कमाई होने लगी, हॉस्पिटल से अच्छा प्रॉफिट आने लगा, है ना, इस पर्सन की नीयत बदल गई। इसने क्या किया, मेरा पासपोर्ट छीन लिया, ठीक है, मुझे टॉर्चर करने लगा और हॉस्पिटल कंप्लीटली अपने नाम पे करा के इसने क्या कर लिया, हॉस्पिटल हड़प लिया, है ना। तो अब मुझे इससे कुछ रिवेंज नहीं लेना था, मुझे बस इससे अपना पासपोर्ट चाहिए था सो दैट कि मैं इंडिया वापस लौट सकूं। तो मैंने इसको क्या दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया, है ना। अब बेहोशी का इंजेक्शन मैंने दिया, उसमें क्या हो गया, ओवरडोज। तो उस ओवरडोज की वजह से क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। मतलब इंटेंशनली नहीं मारा था, इंटेंशन क्या था, इसको बेहोश करके पासपोर्ट लेना है और इंडिया निकल लेना है, इंटेंशनली इसकी डेथ हो गई, है ना। बट है ना क्या कंसीडर किया गया, है ना, सरिया लॉ के अकॉर्डिंग डेथ, है ना, डेथ ही है ना, मर्डर ही है, चाहे इंटेंशनली किया हो या अनइंटेंशनली किया हो, है ना। और मर्डर के लिए एक ही सजा है ना, आपको भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो अब इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ब्लड मनी। देखते हैं इस केस में क्या होता है ना। चलते चलते जान लेते हैं यमन के बारे में, है ना। यमन वेस्ट एशिया में एक कंट्री है, ये रहा वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये यहाँ पे इसके अरबियन सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ पे, है ना, रेड सी भी है ना। तो तीन तीन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अगर बात करें इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की, तो कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो दो कंट्री हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, एक तो सऊदी अरबिया, दूसरा ओमान, ठीक है। बाकी जो नेबरिंग कंट्री हैं सऊदी अरबिया ओमान के अलावा, इरिट्रिया, जिबूती एंड सोमालिया, ठीक है। बॉब एल मंडेब, है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो रेड सी को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। ये किस किस के बीच में है, यमन और जिबूती के बीच में, यमन और जिबूती को अलग करती है, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, सना, और करेंसी है इनकी यमन रियाल, RIAL, है ना। प्राइम मिनिस्टर होता है यहाँ पे, बट कितने एरिया पे उसका होल्ड है नो बडी नोज, है ना। बहुत सारे रेबल हैं, ये एरिया बिल्कुल मोस्टली हुती रेबल्स ने कब्जा हुआ है, और यहाँ भी छोटे छोटे जो IS सपोर्टेड ग्रुप या फिर ईरान सपोर्टेड ग्रुप हैं, उन्होंने यमन को कब्जा के रखा है। तो लगता है एक है ना, बट एक है नहीं है ना। यमन, है ना, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रली, है ना, जिसको डिफरेंट डिफरेंट रेबल ग्रुप क्या करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
आफ्टर 18 days on ISS, शुक्ला begins return trip to अर्थ। तो फाइनली एक्जियम 4 मिशन, जिसे AX4 मिशन भी बोला जाता है, कंक्लूड हो जाएगा आज, है ना, बिकॉज ऑल 4 एस्ट्रोनॉट हु इज पार्ट ऑफ एक्जियम 4 मिशन, है ना, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, अनडॉकिंग स्टार्ट कर दिया है। इवन जब तक आप ये द हिंदू देखेंगे तब तक ये अनडॉकिंग हो भी चुकी होगी, और शुभांशु शुक्ला और जो अदर 3 एस्ट्रोनॉट हैं वो अर्थ पे आ भी चुके होंगे। ठीक है, तो कल मंडे को 4:35 PM ये अनडॉकिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि ISS से खुद को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग कर लिया था, है ना, एक्जियम 4 मिशन के ड्रैगन कैप्सूल ने। ठीक है, तो आज 3 बजे शाम को ये ड्रैगन कैप्सूल अर्थ पे लैंड करेगा। कहां पे लैंड करेगा? इन कैलिफोर्निया। ठीक है, कई सारे फेजेज होते हैं, ऐसे नहीं होता है कि एकदम से, है ना, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, है ना, निकले और अर्थ पे गिर गए। नहीं नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है अर्थ पे लौटने का भी, है ना। जनरली क्या होता है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमारा जो ड्रैगन कैप्सूल जिसमें शुभांशु शुक्ला हैं वो गए हुए थे, तो सबसे पहले ये अनडॉक करता है खुद को, है ना। अनडॉक करने के बाद एकदम से अटैच नहीं हो जाता है, उसके साथ साथ घूमने लगता है ये, तो इसको अपने इंजन को बंद करना पड़ता है टू, है ना, एक अलग ऑर्बिट में जाने के लिए, है ना, इससे दूर होने के लिए। उसके अलावा फिर क्या होता है, ये ऑर्बिट करता रहता है अर्थ को, है ना, और धीरे धीरे अर्थ के पास आता रहता है अपनी ऑर्बिट बदल बदल के। ठीक है, और फाइनली, है ना, लैंड कर जाता है। तो इस तरह से लैंडिंग होगी 3 बजे के समथिंग। ठीक है, अब एक्जियम 4 मिशन के बारे में है ना, चलते चलते हम लोग जान लेते हैं। एक्जियम 4 मिशन, है ना, 4th प्राइवेट मिशन है ये एक्जियम एरोस्पेस का, और एक्जियम एरोस्पेस लीड कर रहा है इसको, जबकि नासा हेल्प कर रहा है इसकी, स्पेस एक्स हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इसरो भी एक टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। 4 लोग गए हुए हैं, पैगी भिट्सन USA से गए हुए हैं, शुभांशु शुक्ला इंडिया से गए हुए हैं, सॉल ओजांस्की पोलैंड से गए हुए हैं, और टिबोर कापू हंगरी से गए हुए हैं। इंडिया के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है, इंडिया पोलैंड हंगरी के लिए, है ना, बिकॉज 40 साल बाद इन तीनों कंट्री से कोई एस्ट्रोनॉट गया है ना, तो 41 ईयर्स के बाद स्पेस में जाने वाले पहले पर्सन बने हैं, और ओवरऑल स्पेस में जाने वाले दूसरे इंडियन बने हैं शुभांशु शुक्ला आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। ठीक है, इसके अलावा पहले पर्सन बने हैं ये टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया होस्ट लार्जेस्ट ड्रिल इन्वॉल्विंग 19 नेशंस विद चांसेस ऑफ चाइनीज स्क्रूटनी, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है, और ये गैदरिंग कोई मीटिंग या कोई क्लाइमेट चेंज या कोई इन्वायरमेंटल इशू डिस्कस करने के लिए नहीं है, ये गैदरिंग है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, और एक ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जो सीधे सीधे पॉइंट आउट करती है किस पे, चाइना पे, यानी कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए, है ना, चाइना से वॉर की सिचुएशन में कैसे निपटा जाएगा, ये प्रैक्टिस करने के लिए दुनिया के 19 कंट्री इकट्ठा हुए हैं इन ऑस्ट्रेलिया इन द नेम ऑफ ए डिफेंस एक्सरसाइज, और इस डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है टैलिस्मैन साब्रे। ठीक है, और ये कहां पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से होती आ रही है एक्सरसाइज, है ना, फ्रॉम द ईयर 2005, बट इस बार इसके प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पापुआ न्यू गिनिया में भी अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और अब ऑस्ट्रेलिया ने जो जो भी वेपन खरीदे हैं USA से, खास करके हिमरास, ठीक है, हमारा जैसे पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, वैसे ही अमेरिका ने हिमरस बनाया है, तो हिमरस को भी उन्होंने टेस्ट फायर किया है इन टैलिस्मैन साब्रे। ठीक है, कौन कौन से 19 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कंट्री 19 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑफकोर्स USA, ऑस्ट्रेलिया, कुल मिला के क्वाड कंट्री तो सारी हैं, इंडिया भी है, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज लाइक आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री भी हैं, टोंगा, थाईलैंड, एशियन कंट्री, सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी, फिजी, फ्रांस, कनाडा, ये सारे कंट्री जो बड़े कंट्री हैं मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन सारे कंट्री से लगभग 35,000 सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये एक्सरसाइज एक बाई एनियल एक्सरसाइज है, यानी कि हर साल नहीं होती है, हर 2 साल पे होती है। और 2005 से ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होती हुई आ रही है। और अब इसका जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल चाइना इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल यानी कि 16 जुलाई के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।